में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। नाज़रीन, ज़हनी सेहत के मसाइल दुनिया भर में एक बहुत बड़ा मसला है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 450 मिलियन अफराद ज़हनी सेहत के मसाइल से दो चार हैं, और कनाडा की अगर हम बात करें तो 6.7 मिलियन अफराद को ज़हनी सेहत के मसाइल का सामना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 में से 1 कैनेडियन शहरी को ज़हनी सेहत का मसला दरपेश है या फिर वो इससे गुजर चुका है। अब कनाडा में ज़हनी सेहत को लेकर सालाना $51 बिलियन का खर्च आता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ट्रीट किया जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते, कुछ रिलेक्टेंट रहते हैं और कुछ तो तशख़ीस ही नहीं कर पाते कि उनको ज़हनी सेहत का मसला दरपेश है। वो इसको तस्लीम करने से इनकार करते रहते हैं, यानी स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। सबसे पहले ये कि ज़हनी सेहत का जो मरज़ है ये है क्या, यानी इसकी अलामात क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि ये ज़हनी सेहत से मुतालिक कोई मसला है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं और किसको नॉर्मल तसव्वुर करते हैं, इसकी अलामात कौन कौन सी हैं और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, क्या हमेशा इसके लिए अद्वियात पर जाना पड़ता है, क्या काउंसलिंग भी बाज़ औक़ात इसके लिए काफ़ी होती है। तो बहुत सारे पहलू हैं इस मसले से जुड़े हुए हैं जिस पर आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर फवाद इकबाल मौजूद हैं, जनरल फिजिशियन हैं, कनाडा से आप रहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ज़िल फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं यूथ लिबरल्स कनाडा, और तारिक गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यूथ काउंसलर कनाडा। बहुत शुक्रिया, मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर फवाद इकबाल साहब, पहला सवाल मेरा यही है कि डेफिनेशन क्या है ज़हनी सेहत के मरज़ की और किसको हम कहेंगे कि ज़हनी तौर पर ये मरीज़ शख्स है। जी, थैंक यू सो मच। देखें, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल भी है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इन अ सेंस है कि अगर इसको आपको समझना है तो कुछ स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि हमें उसकी ज़रूरत होती है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा आसान करके बताऊं कि जैसे अगर कोई शख्स है और आपने जैसे अभी जिक्र किया कि इस वक्त ना सिर्फ कनाडा बल्कि पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में 450 मिलियन लोग जो हैं जो हैं ज़हनी अमराज या मेंटल इलनेस का शिकार हैं। तो इसमें जो एक स्क्रीनिंग मैं आपको बता दूं जो कि बड़ी ही हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो कि अपने हाउस होल्ड लेवल पे या अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स को सजेस्ट करना चाहें, तो इसमें देयर आर 5 कार्डिनल साइंस। इसमें 5 ऐसी बिल्कुल बेसिक चीजें हैं कि अगर आप इसके लिए अपनी स्क्रीनिंग करें तो आपको एक आइडिया हो सकता है, बट फाइनल डायग्नोसिस जो है वो बनेगी एक साइकेट्रिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट के जरिए। उसमें से नंबर 1 ये है कि एक्सेसिव पैरानोया कहते हैं हम इसको, जिसे कहते हैं कि वरी और एंजाइटी। आप अपने डेली जो मामलात हैं, जो डेली आपके रोज के अवामिल हैं, अगर उसको डील करने में, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने ऑफिस जाना है, आपने से स्टूडियो में आके अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है, आपने कोई अपनी ऐसी एक्टिविटी करनी है जो कि रोजमर्रा का आपका मामूल है, मगर अब आपको लगने लगा है कि इट इज हार्ड टू और डिफिकल्ट टू मैनेज दिस डेली एक्टिविटी और यू फील स्ट्रेस्ड। तो नंबर 1 is excessive worrying and the stress. Number 2, long lasting sadness या irritability, कि जैसे बहुत दिन से आप फील कर रहे हैं कि आपके मूड में ऐसी कुछ चेंजेस आ गई हैं कि आपकी एक फीलिंग है जिसमें बहुत लो आप फील कर रहे हैं और आपको लगता है कि बहुत अरसे से ऐसा चल रहा है and you are not able to come out of this. थर्ड, इसमें एक एक्सट्रीम चेंजेस ऑफ मूड, जिसका मतलब है कि पल में तोला और पल में माशा। राइट, यानी कि अभी आप फील कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं और आप किसी चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, और अगले ही लम्हे आपको ऐसा लगने लगे कि आप जो है बहुत शदीद गुस्सा आ गया है आपको, अचानक बहुत शदीद डिप्रेशन शुरू हो गया आपको। नंबर 4, सोशल विड्रॉल, जिसे हम कहते हैं कि एंटी सोशल बिहेवियर। आपको अचानक ये लगने लगा है कि भाई आप गैदरिंग्स को अवॉइड करना शुरू कर दिया, आपने लोगों से मिलना जुलना, तन्हाई पसंद हो गए, आप तन्हाई पसंद हो गए और आपने अकेलेपन को जो है अपना लिया है। और लास्ट ये कि अचानक आपकी ईटिंग हैबिट या स्लीप पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज आ जाना। आप जाग रहे हैं तो पूरी रात जाग रहे हैं और खाना खा रहे हैं तो रात को 3 बजे तक खाना खा रहे हैं और पूरे दिन भूखे रह रहे हैं। तो ये जो पैटर्न है आपका नॉर्मल पैटर्न है, उससे डिविएट हो जाना। ठीक, तो अगर ये 5 सीधा चीजें अगर आप इसको देखें तो आपको फौरी तौर पर पता चलता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन एंड यू मस्ट गो फॉर द इवैल्यूएशन।
बिल्कुल सही है, आपने बहुत तफसील से इंट्रोडक्शन दे दिया मेंटल इलनेस से मुतालिक, और ये एक सेल्फ असेसमेंट भी कोई शख्स कर सकता है। लेकिन ज़िला फातिमा, क्या आप समझती हैं कि ये जो तमाम सिम्टम्स हैं ये मौजूद होते हुए भी कोई शख्स ऐसा हो सकता है कि वो पेशेंट ना हो, या इनकी कुछ वजूहात मुख्तलिफ हों? कोई आर्जी तौर पर कोई डिप्रेशन हो सकता है, कोई टेंशन या परेशानी हो सकती है? जी बिल्कुल, देयर इज समथिंग जो कनाडा में बहुत कॉमन पाई जाती है, वो है सीजनल डिप्रेशन, जो कि विंटर मंथ्स में बिकॉज जो डे लाइट आवर्स होते हैं या जिस वक्त रोशनी और दिन में वो बहुत कम होते हैं विंटर मंथ में, एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग लॉन्गर नाइट, तो उस वक्त काफी लोग जो है सीजनल डिप्रेशन से गुजरते हैं, विच इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस। तो उस वजह से उस टाइम में भी इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। ईटिंग एंड स्लीपिंग बिहेवियर चेंज होता है, आपका मूड स्विंग्स होते हैं। दैट्स समथिंग दैट मेजॉरिटी पीपल एक्सपीरियंस। अगर आप इस तरह के एनवायरनमेंट या हार्श वेदर में रहते हैं तो वो नॉर्मल है, राइट? पर आप अगर वो परसिस्ट करता है ओवर टाइम, एंड लेट्स से with the changing weather your mood has not changed, or your deviating behavior has lasted over time, then you definitely have to consult a healthcare professional, and somebody that's a psychiatrist, a psychologist, or your doctor, to see कि ये seasonal ही था या this is an actual issue that you have to deal with now. सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। मेरे साथ तारिक गौरी साहब भी मौजूद हैं। तारिक गौरी साहब, ये आप क्या समझते हैं, ये जो मेंटल इलनेस है, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाना, गुस्से का आ जाना, या ऊंची आवाज़ में बात करना, ज़िद करने लगना, या ज़हनी मसाइल का शिकार हो जाना, इसकी वजूहात मुआशरती तौर पर कुछ रीज़न्स होती हैं, आपके साथ ज़ाती तौर पर कुछ वजूहात हो सकती हैं, सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ तरह के दबाव आपकी वजह बन सकते हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या रीज़न्स होती हैं इन चीज़ों की? जी असद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो ऑनर लेने का भी, एंड स्पेशली फॉर टचिंग दिस वेरी सेंसिटिव टॉपिक। ये एक ऐसा मौजू है कि जिस पर मैं आपको, बल्कि आपके चैनल को भी लाइक टू कांग्रेचुलेट दैट यू ब्रॉट दिस अप। इस पर बात होनी चाहिए, पर इतनी गुफ्तगू हो नहीं रही है। स्पेशली जो आपने क्वेश्चन किया, मैं उसको रिलेट करूंगा इस टेक्नोलॉजी के साथ। So since this past 20-25 years, हमारे cell phone and even the smart technology were brought into like the life, or we are addressing those critical issues now, क्योंकि सोशल मीडिया के हवाले से जाने जाते हैं। ये एक इतना बड़ा एलिमेंट है कि जिसको अभी तक सरकारी सतह पर, चाहे वो पाकिस्तान हो या स्पेशली इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इसको इतना सीरियस से ना देखा जा रहा है, ना एड्रेस किया जा रहा है। तो भाई इस बात को समझने की इस वक्त शदीद जरूरत है कि बच्चे जो है कल्चरली, सोशली, इवन के रिलीजियस वाइज, दे आर प्रीटी मच इनटू मिडल ऑफ नोवेयर, क्योंकि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है उनके पास, उनके हाथ में मौजूद इस डिवाइस पर, अपने सेल फोन पर या सोशल मीडिया के डिफरेंट चैनल्स पर, कि बच्चे हर एतबार से एक बड़ी कंफ्यूजन का, एक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। और ये हमारे भी जो साइकियाट्रिस्ट हैं, बाकायदा जो प्रोफेशनल्स हैं, आई पर्सनली मेट विद देम, टॉक्ड अबाउट इट, एंड वो भी उनके लिए भी, चूंकि ये चैलेंज। तारिक गौरी साहब, एक इसमें मैं कथा कलामी के लिए माजर चाहता हूँ, लेकिन एक परसेप्शन ये भी है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से या मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से आपको बहुत सारी अवेयरनेस भी मिलती है, फिर आप एंटरटेनमेंट भी मिलती है, फिर मालूमात भी मिलती हैं, आप नॉलेज भी मिलता है, आप सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों से अवेयर भी हो सकते हैं। यानी और फिर जैसे इसी मौजू को आप मिसाल ले लीजिए, लोग इसी को सर्च करके अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसके किन एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि उनकी वजह से ये चीज़ें पैदा हो रही हैं? इसके ख़ास कुछ एस्पेक्ट्स हैं क्या? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो यही तो गाइडलाइंस हैं असद भाई, हाउ वन वुड नो व्हाट इज राइट फॉर हिम और हर, व्हाट इज नॉट। ठीक है ना? तो ये गाइडलाइंस, ये जो फिल्टर होना चाहिए हमारे डिवाइसेस पर, वो फिल्टर मौजूद नहीं है। जो गाइडलाइंस अवेलेबल होनी चाहिए वो गाइडलाइंस नहीं है। हमारे टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, दे डोंट नो हाउ टू एड्रेस दैट। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा, लेकिन
उन गाइडलाइंस को कौन बुरे कार लाएगा? मेरा सवाल ये है। अगर मेरे 10 साल या 11-12 साल के मेरा बेटी के हाथ में अगर फोन है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो उस वक्त उसके लिए जो टाइम उसने स्पेंड किया, डेली का एवरेज 4 to 5 आवर्स बच्चे गुजारते हैं इस डिवाइस के ऊपर, आप भी माशाल्लाह बेहतर जानते हैं। तो वो 4 to 5 आवर्स में एवरी डे जो उनको दिखाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो या वो देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं, वो उन पर किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, ये तो पेरेंट्स को भी नहीं मालूम। तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस की जरूरत है। यकीनन गवर्नमेंट ही उस गाइडलाइंस को मुतारिफ करा सकती है, वो उनके लिए ऐसे एप्स डेवलप कर सकती है जो उस फोन को रिस्पेक्ट करें कि जो इन्फॉर्मेशन जो उनको चाहिए वही मिले। जो गैर मुनासिब वेबसाइट्स हैं या गैर मुनासिब वीडियोज हैं, कंटेंट है, वो उन तक ना पहुंच सके, ये कौन डिफाइन करेगा? एंड ऑफ द डे क्या होता है कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स से या अपने मजहब से या अपने कल्चर से रूगर्दानी करता है, वालिदैन का जो प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, एंड दे गो अंडर दिस मेंटल इलनेस, क्योंकि हमें वक्त के साथ साथ उस वक्त महसूस नहीं होती, लेकिन जिस डॉक्टर साहब ने फरमाया, जिन आपने इशारा किया जिस तरफ, जब बच्चा इरिटेट होता है, जब चिड़चिड़ा होता है, जब वालिदैन की नहीं सुनता, घर में झगड़े होते हैं, घर छोड़कर चला जाता है, उस वक्त भी हम रियलाइज नहीं कर रहे कि आखिर वो व्हाट ही और शी इज गोइंग थ्रू विद। ठीक है ना? तो ये वो एस्पेक्ट्स हैं कि जिसको सरकारी सतह पर कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि उस पर एक कंट्रोल हो, एक फिल्टर हो। ठीक है। जैसा यूट्यूब चैनल है, एनीवन कैन लॉग इन टू दैट, बट देयर इज एन ऐप, वो चैनल सिर्फ यूट्यूब का बच्चों के लिए है। ठीक है। तो कुछ वेबसाइट्स हो जो सिर्फ बच्चों के लिए एज ओरिएंटेड हो, तो ये फिल्टर डेवलप करना, ये गाइडलाइंस मुहैया करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। राइट सर। गौरी साहब, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बातें की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जरा इस गुफ्तगू को बढ़ाते हैं और पूछते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो मेंटल इलनेस कॉज करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फवाद इकबाल साहब, ये बताइए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेंटल इलनेस को कॉज करते हैं? जी, ये इंतहाई अहम सवाल है और इन फैक्टर्स को अगर हम समझना चाहें तो बहुत ही इसका कोरिलेशन भी है और बड़े इजीली अंडरस्टैंडेबल भी हैं। तो इसमें सबसे पहले तो एक जेनेटिक्स है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स में या आपके एंसेस्टर्स हैं, उनमें एक फैमिलियल आप समझते हैं कि एक टेंडेंसी है और ये ट्रेट है जो इनहेरिट हो रहा है और उनको डिप्रेशन या एंजाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज लाइक द हाई प्रोबेबिलिटी कि यू माइट हैव दैट प्रॉब्लम इन योर लाइफ। द सेकंड थिंग इज एनवायरनमेंट। आज इस पे मैं थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस करूंगा कि आजकल आप एनवायरनमेंट को अगर फोकस करें तो एनवायरनमेंट में हमारी जो है बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। एनवायरनमेंट में जो सोशल फैक्टर्स हैं, जो पॉलिटिकल टर्मोइल्स हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, जो हमारी माशरती बुराइयां हैं या जितनी चीजें हैं, ये सारा एक ऐसा पैकेज है जो कि एनवायरमेंटली आपको और मुझे डायरेक्टली एंड डायरेक्टली आप हमको सबको ये इफेक्ट कर रहा है। इसी तरह से कोई ऐसा चाइल्डहुड अब्यूज है जो कि रिपोर्ट नहीं हुआ। आपको पता है कि चाइल्डहुड अब्यूज जो है वो चाहे टीचर से हो, चाहे पेरेंट्स से हो, चाहे पीयर्स से हो, वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रिपोर्ट नहीं होता है और बच्चे उसको अपने साथ लेके बड़े होते हैं। और आपको ये जान के हैरानगी होगी कि ऑनसेट, जो अगर हम ऑनसेट ऑफ मेडिकल जो इलनेसेस की हम बात करते हैं तो ये 14 ईयर्स है, जो कि एक बच्चों की बहुत अर्ली एज होती है। इसी तरह से स्ट्रेसफुल इवेंट्स, अगर फैमिली में कोई ऐसा जो है इवेंट हुआ है जो कि स्ट्रेसफुल था, कोई डेथ है या कोई ऐसी बीमारी है या किसी ऐसी चीज को बच्चों ने विटनेस किया है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बड़ा टॉपिक आजकल इन है और इसमें बड़ा डिस्कशन होता है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस, घरों में वायलेंस होना, घरों में जो है नाइतफाकी और झगड़ों का मुस्तकिल बच्चों के सामने होना और उनकी पर्सनालिटी पे उसका क्या इम्पैक्ट आता है, वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है जी। नेगेटिव थॉट्स, अब आपके डिस्कशंस हैं, अगर आपके डिस्कशंस जो हैं वो उसमें पॉजिटिविटी नहीं है, फैमिली डिस्कशंस हैं, फ्रेंड डिस्कशंस हैं, सोशल मीडिया डिस्कशंस हैं, तो उसकी वजह से एक बैड इम्पैक्ट आता है और हम सराउंडेड होते हैं नेगेटिव थॉट्स के। इसी तरह से स्लीप या ईटिंग, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि उसका जो है पैटर्न सही नहीं है। मैं आपकी इजाजत से 2 टर्मिनोलॉजीज आपको यहाँ शेयर करता चलूं कि स्ट्रेस की भी टाइप्स चेंज हो गई हैं। अब आजकल एक
एक स्टडी हुई जो कि रिसेंट स्टडी है स्क्रीन एंजाइटी के हवाले से, और उस स्टडी की मैं आपको फाइंडिंग बताता चलूं कि उसमें ये देखा गया कि जो बच्चे दिन में ऑन एन एवरेज 7 घंटे स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं अदर देन देयर होमवर्क, और उनमें 4 की चेंजेस हैं जो कि नेगेटिव चेंजेस हैं उनकी पर्सनैलिटी पे ऑब्जर्व की गई। नंबर 1, they are easily distracted. They are not able to focus on a certain task for a certain time. Because वो क्या होता है, एक स्क्रीन, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सेकंड हैंडल, थर्ड हैंडल, एंड देन दे आर juggling in between. Number 2, they are less emotionally stable because वो कंटेंट जो देख रहे हैं उसमें एक कंटेंट जो है कॉमिक है, नेक्स्ट कंटेंट जो है सैड है, थर्ड कंटेंट जो है उसमें कोई वायलेंस है, तो दे आर नॉट इमोशनली स्टेबल बिकॉज ऑफ दिस कंटेंट। थर्ड, problems in making friends because now they believe virtual friendships is enough. No, that's not true. You need to see the people in person. You need to meet the people physically, in order to satisfy your social thirst. And the last thing is जो इसमें आ रही है कि अब वो टास्क अपनी accomplish नहीं कर पाते हैं इस वजह से, तो एक फीलिंग ऑफ फेलियर में रहते हैं बिकॉज दे आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, दे आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट देयर टाइम टू अ सर्टेन टास्क। तो वो टाइम बाउंड जो चीजें हैं वो उसको पूरा नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे होमवर्क में लेट हो रहे हैं जी, बच्चे किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में लेट हो रहे हैं, तो वो एक सेंस ऑफ फेलियर के साथ जीते हैं, और इसकी वजह से ये जो स्क्रीन एंजाइटी है। और आखिरी बात में बहुत शॉर्ट 2 लफ्जों में बता दूं आपको जी, अभी एक लेटेस्ट रिसर्च हुई है जो कि फेसबुक के एम्प्लॉय के हवाले से है, और वो पूरी दुनिया में उसको तकरीबन 2 हफ्ते पहले डिस्क्लोज किया गया। बॉडी शेप, बच्चे जो अपनी जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और वो अपनी पिक्चर्स उस पर पोस्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस पर कॉमेंट्स होते हैं, पीयर प्रेशर है, your body shape is not you're not lean, you're not smart, you have to reduce weight, you have to shed some kgs from your body. इस वजह से they feel like उनमें क्या हो रहा है कि उनमें एंटी सोशल बिहेवियर हो रहा है because they don't want to face the people digitally and as well as in person. तो ये कुछ चीदा कॉजेज हैं जो हमारे बच्चे एडोलेसेंट से लेके यंग एज तक फेस कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत तफसील से आपने बहुत ही कीमती मालूमात हमसे शेयर की, और आई एम श्योर कि जो लोग सुन रहे हैं उनको बहुत इससे फ़ायदा हुआ होगा। और ये इतना डेंजरस है, शायद बहुत सारे लोगों को इसका एहसास नहीं है कि इतने घंटे बच्चे अगर स्क्रीन पे गुजारते हैं तो उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ये बिल्कुल सही आपने कहा। मुझे ज़ीला फातिमा ये बताइए कि आपके ख्याल में या ऑब्जर्वेशन या स्टडी अगर आपके ख्याल में है कि किस उम्र के लोग जो हैं वो ज़्यादा मेंटल इलनेस का शिकार हो रहे हैं? बड़ी उम्र के लोग, दरमियानी उम्र के लोग, यंग एज के बच्चे, कहाँ पर ये बिहेवियर ज़्यादा देखा जा रहा है? देखिए मेंटल इलनेस का कोई एज ग्रुप सेलेक्ट करके तो ऑब्वियसली इट्स नॉट स्पेसिफिक, लेकिन डिफरेंट एज ग्रुप्स की रीजंस डिफरेंट हो सकती हैं। जी बिल्कुल। अब जो यंगर एजेस right? Teenagers, young people in their early 20s, उनमें awareness ज़्यादा है कि mental health होती है, it exists or it's a very important part of your overall health. So because there's more awareness of it, they're more willing to accept कि ये issues हैं और इनको हमने किसी प्रोफेशनल के पास जाके इसको डील करना है इसके साथ। तो डेफिनेटली वो चीज़ आ जाती है। आई फील लाइक स्पेशली जो हमारा देसी कल्चर होता है उसमें जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो शायद अगर वो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते भी हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए, फेस करने के लिए तैयार नहीं होते। नाउ स्टार्टिंग विद द पैंडेमिक, बिकॉज जो शिफ्ट हुआ है एकदम से, स्कूल्स वर्चुअल हो गए हैं, आपकी पूरी लाइफ वर्चुअल है, आपको कोई एक्टिविटीज नहीं है, स्पोर्ट्स टीम कैंसल्ड हैं, उस वजह से जो यंग लोग हैं 14 to 18 years of age उनमें इंक्रीज हुआ है मेंटल डिसऑर्डर्स का। Like Dr. Fawad mentioned, screen time की वजह से body shaming, peer pressure. The more time you spend on social media, the more it affects your mental well-being. And so जो 14, 18 years old की age group में है, they are experiencing anxiety, they're experiencing depression, they're experiencing mood swings at a higher level than some of the older groups.
but it exists overall from kids to adolescents to adults. राइट जी, चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, फिर बाद वापस आता हूँ। तारिक गौरी साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ और पहलुओं पर इस पर बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि स्टेट ऑफ डिनाइल से कैसे निकला जा सकता है, इसको एक्सेप्ट करना कि मेरे साथ शायद कोई जहनी अमराज में वाबस्ता हो गए हैं या मैं जहनी मसाइल का शिकार हूँ, इसको तस्लीम करना भी तो एक मुश्किल काम है। इससे कैसे, इस मसले से कैसे निपटा जाए, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। तारिक गौरी साहब, ये बताइए कि किस किस्म की मुआशरती आदात, हैबिट्स हमें ज़हनी मसाइल से बचा सकती हैं? बहुत प्यारा सवाल है आपका। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्रिटिकल इशू। एंड जैसे जितनी भी अभी तक गुफ्तगू हुई है, आपने एक चीज नोटिस की होगी, इसमें वो हैबिट्स ही हैं जो कि हमें इस मर्ज से मुत्तसिफ कर देती हैं। यानी कि हम जब अदर देन नॉर्मल काइंड ऑफ लाइफ जब अपना लेते हैं, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस, आइदर कॉल इट स्ट्रेस और डिप्रेशन, एंजाइटी। लेकिन जब हम वापस भी आना चाहें तो देखिए रास्ता फिर वही है कि उन अवामिल से बचना। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह एक शख्स आम मर्ज का शिकार हो, देखिए बुखार है, आपको मामूली सा नजला भी है, जुकाम भी है, तो जाहिर आप उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये बात, अब दो पहलू हैं आपके सवाल के, जो अपने वक्त जाने से पहले भी आपने जिस तरह इशारा किया कि हाउ टू एक्सेप्ट इट। देखिए, इसको वापस आने के लिए भी आपको हेल्प दरकार है। जिस तरह आपको एक डॉक्टर की मदद चाहिए होती है, अगर आप घर में हैं, अगर पेरेंट्स बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं कि दे आर सफरिंग विद दिस मेंटल कंडीशन, तो जाहिर है कि उसको एड्रेस किया जाना, उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो मेडिकल है और एक सोशल है। ठीक है ना? सोशल में आपका घर भी शामिल है, आपका नेबर भी शामिल है, आपके दोस्त अहबाब भी शामिल है, आपकी सोसाइटी भी शामिल है। और मेंटल में जाहिर है कि जो केमिकल इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें तरतीब पाती हैं और जो मर्ज जगह बना लेता है आपके जहन में, उसके लिए मेडिकेशन की भी जरूरत है। तो आपकी दोनों क्वेश्चंस को मैं जगह रख रहा हूँ कि हमें मेडिकल हेल्थ इसको तस्लीम करना है कि आई एम सफरिंग विद अ डिसऑर्डर विच इज डायरेक्टली बिलोंग टू माई ब्रेन, एंड ऑफ कोर्स दैट इज द ब्रेन कंट्रोल्स माई बॉडी, माई एक्शंस, माई स्पीच, ऑल माई थॉट्स। तो उसके बैलेंस को दोबारा वापस अपनी जगह पर लाने के लिए यू नीड मेडिकेशन। तो आपको इसमें अपने आप से जंग करने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने आप को साइको कहूँ या मैं एक मरीज समझूं। तो याद रखें, इस तरह कोई भी हमारे भाई बहन जो सुन रहे हैं, जिस तरह इशारा किया कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं, क्योंकि हम एक मैच्योर एज में दाखिल होने के बाद हमें अपनी कमी, कजी, तबीयत, मिजाज में कोई भी अगर अल्लाह न करे डेफिशिएंसी हो, उसे कबूल करने में हमें एक चैलेंज होता है कि वेदर इट इज रियली हैपनिंग टू मी और नॉट। हम हमेशा ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं ठीक हूँ या मैं ही दुरुस्त हूँ या जो मैं कह रहा हूँ वो दुरुस्त है। तो हमें सबसे पहले इस आदत को ही तब्दील करना होगा। क्यों कि अब वो हालात वाकयात नहीं है जो आज से 40-50 साल पहले थे। अब दुनिया मुख्तलिफ है, मुआशरा मुख्तलिफ है, जिन चीजों को हम जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो ये मान लेने में कोई आर नहीं है कि आई एम नॉट दैट स्मार्ट एनफ टू एड्रेस बाय माई सेल्फ दैट कंडीशन। मुझे चाहे मेडिकल हेल्प चाहिए हो, मुझे फैमिली की हेल्प चाहिए हो, मैं उनसे बराह रास्त बात करूं कि आई डोंट फील कंफर्टेबल डूइंग और थिंकिंग और रियलाइजिंग थिंग्स द वे आई यूज्ड टू डू बिफोर। लेकिन अब उसमें एक बात जो आपने दरियाफ्त किया कि अब हेल्प कैसे दरकार है। अब जाहिर है कि आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, एंड ऑफ कोर्स दे नोटिस अ चेंज इन योर पर्सनालिटी। आप उसको एक्सेप्ट करें, देन आस्क फॉर देयर हेल्प। यही वो दोस्त हैं जो आपको एक ऐसे माहौल में वापस लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर असद भाई मुझे जानते हैं पिछले 20 साल से, तो उनको मालूम है कि मेरी आदत क्या थी और आज क्या है। अब असद भाई की ये जिम्मेदारी बन जाती है अखलाकी तौर पर, एज माई ब्रदर, एज माई फ्रेंड, एज माई नेबर, एज माई कोवर्कर, कि मैं उन चीजों को जो मेरी जिंदगी में दाखिल हो गई हैं पिछले चंद सालों से, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि आई एम हेडिंग टुवर्ड्स एंजाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस, वो उन एलिमेंट को दूर करने की कोशिश करें, रेक्टिफाई करने की कोशिश करें, और मैं उस चीज को कबूल कर उससे बाहर निकलने में उनकी हेल्प करूं। यानी कि ये दो तरफा कोशिश होगी तो इंशाअल्लाह
हो सकता है आपको मेडिकेशन की भी जरूरत ना पड़े, अच्छी काउंसलिंग के जरिए, अच्छी सोहबत के जरिए। और एक चीज में और मुख्तसर में 2 मिनट लेके बल्कि 30 सेकंड में मैं ऐड कर लेता हूँ कि अगर तो आपकी तबीयत में चीज शामिल न थी तो अब शामिल कर लें, जिसको हम मुराकबा कहते हैं। और ये मैंने बहुत दोस्तों को, मैंने इवन के यूथ को भी सजेस्ट किया है, रोजाना जो वक्त आप कंफर्टेबल हो, अर्ली इन द मॉर्निंग हो, लेट इवनिंग हो, 5 से 10 मिनट एक मुराकबा हो। मुराकबा क्या है? कुछ भी करें या ना करें, बट फील यू आर कनेक्टेड टू योर क्रिएटर। आप खामोश बैठ जाएं, कुछ पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन वो जो तन्हाई है आप अपनी ज़ात को अपने रब की बारगाह में पेश कर दें। यकीन जानिए ये जो सुकून के जो चंद लम्हात होंगे इंशाअल्लाह, इट विल एनर्जाइज योर सोल, energize your heart, energize yourself as an individual, that you can fight all these things which are very bad. Yes, sir. बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छी बातें की। मैं डॉक्टर फवाद साहब ये बताइए कि मसला एक और भी ये होता है कि अक्सर औकात हम अपनी सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पाते और ख़ुद को नहीं, अपनी मेंटल इलनेस के बारे में ख़ुद नहीं पहचान पाते। लेकिन वो तमाम बातें जो आपने शुरू में बताई, वो जो 5 निशानियां बताई, वो कोई दूसरा देखकर पहचान रहा होता है कि ये इसके मूड स्विंग जैसे हैं, या सैडनेस है, या स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हुई हैं, या एक बंदा सारा दिन सोता रहता है, सारी रात जब बिला वजह जागता रहता है, तो वो सोचता है इसको कोई मेंटल इलनेस है, इसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर वो उसको सजेस्ट करता है तो अगला सवाल उसका ये होता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं पागल हूँ। यानी स्टेट ऑफ डिनाइल में रहना और इसको तस्लीम ना करना कि मेरे साथ कोई ज़हनी मसला है, इस मसले से कैसे निपटा जाए? ये तो अपने तौर पर एक मसला है। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हो रहा है। देखिए, ये जो तारिक साहब भी अभी बात कर रहे थे कि जो सोशल स्टिग्मा है कि वो जो इसके अराउंड है कि मैं अगर मुझे किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की नीड है और मैं समझता हूँ, तो सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी में, खासतौर पे पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, कि लेबल कर दिया जाता है ये बंदा पागल है, ठीक है। और आपकी अपनी ही फैमिली जो है, आपको आप बाहर तो बाद में ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, लेकिन आपकी अपनी फैमिली पहले आपको ट्रीट करना शुरू कर देती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग नहीं, और उसके लिए बड़े अजीबो-गरीब से जुमले एसोसिएट किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये दिमाग से उतर गया है, ये सठिया गया है, इसका दिमाग चल गया है, इस तरह की बातें करके, और मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव की बजाय उसको नेगेटिव एनर्जी दी जाती है। जी, और मैं आपको कुछ स्टैट्स बताऊं जो आपके लिए भी एक आई ओपनर होंगी। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में मैं कनाडा और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर रहा था, तो एक चीज तो अब तक के डिस्कशन में हमारे सामने आ गई है कि जनाब, एक डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद दोनों जगह पे जो प्रेवलेंस है, यानी कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं इस वजह से, वो बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में 50 मिलियन 5 करोड़ लोग हैं, और इसी तरह से 6.7 मिलियन कनाडा में लोग मौजूद हैं, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ समझिएगा, मैं ये देख रहा था कि पाकिस्तान में साइकेट्रिस्ट कितने हैं, ठीक है, उनका नंबर क्या है इस वक्त। तो मुझे देख के बड़ी हैरानगी हुई कि एक लैंसेट साइकेट्री जर्नल है, अक्टूबर 2022 में इसने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान में मुश्किल से 500, पूरे पाकिस्तान में 500 साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं। यानी कि 23 करोड़ की आबादी के मुल्क में 500 साइकेट्रिस्ट का मतलब यह है सर कि एक साइकेट्रिस्ट के पास 40,000 लोग मौजूद हैं जिनको उसको देखना है अगर जरूरत पड़े तो। कनाडा को देखिए, कनाडा में छोटी सी आबादी, 4 करोड़ भी पूरी आबादी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 8,000 साइकेट्रिस्ट स्लैश साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, यानी कि तकरीबन 8,000 लोगों पे एक का रेशियो मौजूद है। अब आपका सवाल यह था कि किस तरह से हम उस तरफ जाएं। तो देखिए, पहली बात तो यह कि आप कभी भी ट्रीटमेंट जो स्टार्ट होगा ना, वो तो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास तो बाद में शुरू होगा। आपके घर के लोग किस तरह से आप ट्रीट कर रहे हैं उस शख्स को, क्या आप वाकई उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आप उसको ये बताएं कि मे बी आवर रिलेशन इज नॉट वर्किंग, लेट्स गो मीट समवन एंड विल गो फॉर दिस कंसल्टेशन टुगेदर। नॉट उसको लेबल करने के बजाय या उसको पॉइंट करने के बजाय आप उसको कहेंगे एज अ फैमिली वी नीड हेल्प। मैं जैसे बाप हूं और अगर मेरी बेटी के साथ ये प्रॉब्लम है तो मुझे उसको काउंसिल करना होगा कि बेटा, मैं ये देख रहा हूं कि हम दोनों के बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है, और इस रिलेशन को वर्कआउट करने के लिए या इसको बेहतर करने के लिए आओ किसी से मशवरा करते हैं। पूरी दुनिया में एक मिसकंसेप्शन है भाई, इस साइकेट्री में भी 2
क्लासिफिकेशन है, एक जो है साइकेट्रिस्ट है, एक साइकोलॉजिस्ट है जी। साइकेट्रिस्ट आपका मेडिकल ट्रीटमेंट करता है, साइकोलॉजिस्ट आपका जो है पर्सनैलिटी, आपकी जो बिहेवियरल ट्रीटमेंट है वो करता है। अब आप ये देखिए पाकिस्तान में, दोबारा मैं पाकिस्तान की बात करता हूं कि हमारी मेल इगोइस्टिक सोसाइटी है। किसी भी मेल को अगर आप ये कहें कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आपका जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत आपका जो है टेम्परामेंट जो है बहुत शॉर्ट है, आप जो है इस पे काम करने की जरूरत है, स्ट्रेट नो। आपकी पाकिस्तान में इस वक्त 4700 जो है आउट पेशेंट फैसिलिटीज हैं जो कि ये साइकेट्री से रिलेटेड पेशेंट्स को देखती हैं, और उसमें आपको जान के हैरानगी होगी कि 70% फीमेल्स हैं और 30% बच्चे हैं। मेल्स उस तक जाते ही नहीं है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो एडमिट, एंड देन हाउ यू आर डीलिंग योर फ्रेंड और फैमिली पर्सन, एंड थर्ड स्टेप इज द वे यू आर कंसल्टिंग द पर्सन, दैट हैज टू बी इन अ वेरी राइट एंड रिस्पेक्टफुल मैनर। जी बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, वापस आप इसको अपने डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं और देखते हैं कि हमारे तमाम मेहमानों के पास मज़ीद क्या इसके हल हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी हैबिट्स को डेवलप करके, कौन कौन सी आदत को अपना कर, किन चीज़ों को छोड़ कर और क्या करना चाहिए कि हम ज़हनी अमराज से बच सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। ज़ीलफ, हम अभी बहुत सारे इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे ये बताइए, आपके ख्याल में सोशलाइज़ करना कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ख़ास तौर पर यंगस्टर्स के लिए कि उनके बिहेवियर ठीक रहेंगे, उनको एक सेहतमंद सरगर्मियाँ मुयस्सर आएंगी। तो सोशलाइज़ करना, दोस्त बनाना, लोगों से मिलना, ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में? I think it's extremely important. जो basic एक human interaction है, उसके बगैर तो human beings are not human beings, right? कहते हैं कि human beings are social animals. That means कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। हमें चाहिए होता है in-person meetings to talk to each other, to spend time with each other. अभी 1-2 साल से जो ये lockdowns and pandemic की वजह से इतना mental health में 60% increase देखा है emergency departments में और mental health cases. It's because we weren't able to socialize with each other. It's because हम बिल्कुल separate होके अलग एक अपनी अपने घरों में lock हो गए थे, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, celebrate नहीं कर पा रहे थे important events. तो definitely ये बहुत important है। और मैं actually एक अभी जो topic break से पहले चल रहा था उस पर जाना चाहूँगी। जी प्लीज। और उस पर ये है कि जो मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स हैं वो बहुत अर्ली एज से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं या आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपके पास आपके बच्चे आए, whether वो छोटे बच्चे हों या टीनेजर्स हों, एंड दे कम टू यू विद अ प्रॉब्लम पेरेंट्स के पास, तो ऑफन क्या होता है, पेरेंट्स डिसमिस कर देते हैं उस चीज को कि कोई बात नहीं है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा और इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, बात को बढ़ाते नहीं है। ये बातें बहुत होती हैं कॉन्वर्सेशन, और उस प्रॉब्लम को जो आपका बच्चा आपके पास लेकर आ रहा है डिसमिस कर दिया जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके बच्चे में आप खुद नोटिस कर रहे हैं कोई चेंजेस इन बिहेवियर, या फिर वो आपके पास खुद आके बता रहे हैं कि दिस इज अ प्रॉब्लम दैट आई हैव एंड आई वांट टू रिजॉल्व इट, तो आप उसको एड्रेस करें प्रॉब्लम को, और आप उस प्रॉब्लम को किसी प्रोफेशनल के पास लेकर जाएं इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग द टॉपिक, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है हमारे कल्चर में, टॉपिक को अवॉइड कर देना या कह देना कि इतनी बड़ी बात नहीं है। वो शायद उस वक्त इतनी बड़ी बात नहीं हो, but you have to remember going forward those are the things that become part of your personalities. तो डेफिनेटली जो छोटी चीजें अगर उनको उसी वक्त एड्रेस कर दिया जाए तो वो आगे जाके बड़ी बातें नहीं बनती हैं। Along with that you have to make sure कि अगर आपका बच्चा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है दिन में, तो आप उससे या तो खुद बातें कर रहे हैं या फिर उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स में, तो दे नो कि इंटरैक्ट कैसे करना है इन पर्सन। जो हमारी यंग जनरेशन है उसमें ये चीज़ बहुत लैक करती है कि अगर आप टेक्स्ट करें तो वो टेक्स्ट पे आपसे बहुत आराम से बात कर लेंगे और बहुत फ्लुएंटली वो आपसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको फ़ोन कॉल करें या इन पर्सन उनसे बातें करने की कोशिश करें तो उनको कॉन्वर्सेशन करनी नहीं आती है। वो गुफ्तगू उनके लिए आसान नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सोशल इंटरेक्शन
to teach our kids and to make sure that they're actually interacting with other human beings on a regular basis is very important. बिल्कुल सही है। गौरी साहब, आपने मुराकबे की बात की थी। जो इबादत हैं मुख्तलिफ, चाहे मज़हब कोई भी है, किसी भी मज़हब से किसी का भी ताल्लुक़ है, इबादत जो हैं वो भी शायद ज़हनी सुकून का बाइस बनती हैं, और मुराकबे में और इबादत में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं या कुछ आउटकम्स जो हैं वो कॉमन हमें दिखती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ या अपनी इबादत में ख़ुद को थोड़ा सा मसरूफ़ करना, ये भी क्या इम्पॉर्टेंट है इस ज़मन में? बिल्कुल बजा फरमाया आपने, बल्कि इस तरफ जाने से पहले एक पॉइंट रह गया विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, जो मैंने पहले गुफ्तगू की थी उसमें। असद भाई, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मैंने यहाँ भी हमारा प्रोग्राम हुआ था कनाडा में भी, हमने टेलीविजन पर इस पर बात की थी, ये भी एक बहुत गहरा एक असर छोड़ता है हमारे बच्चों के जहन पर। होता क्या है कि हम देखते हैं हाई स्कूल में स्पेशली, बल्कि पाकिस्तान में तो ये समझे कि अर्ली क्लासेस से ग्रेड 4, 5, 6 से ही बच्चों के हाथों में किताबों का एक अंबार होता है जी। और बेजा का जो स्ट्रेस है वो बच्चों को इस कदर डिप्रेस कर देता है कि दिस इज वन ऑफ द रीजन। एक तो एजुकेशन सिस्टम भी, फिर हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, इस पर आप चाहें कोई अलग पूरा प्रोग्राम कर दें। आई वुड लव टू एड्रेस व्हाट आर द कंसर्न। और जो हमारे बच्चे ऑल ऑफ सडन कॉलेज में पहुंच के बिल्कुल हाथ पैर छोड़ देते हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट हो जाते हैं एंड दे गो अंडर एंजाइटी, उसका भी एक बड़ा अलार्मिंग नंबर है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स जस्ट बैरली पास द फर्स्ट लेवल ऑफ देयर एग्जाम। ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन उन्हें किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, इस पर भी लाजमन बात करने की जरूरत है। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि एजुकेशन सिस्टम में जब करिकुलम डेवलप किया जाता है उसको कितने अरसे में बच्चों तक पहुंचाया जाए, ये भी पूरी साइंस है जी। क्योंकि हम चाहते हैं कि वो, आप एक्स्ट्रा बर्डन तो नहीं डाल रहे बच्चों के जहनों पे। एग्जैक्टली वो बच्चे, अच्छा दूसरा मिसाल, फिर दबाव है, फिर ग्रेड्स का दबाव है, फिर अच्छी परसेंटेज का दबाव है, एग्जैक्टली फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन 90 करियर का जी लेंगे, वो भी स्ट्रेस है। यानी कि ये इतने सारे वैसे ये जिस तरफ आपने इशारा किया गौरी साहब, ये अलग मौजू है, इस पर पूरा प्रोग्राम होना चाहिए बच्चों की एजुकेशन सिस्टम को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ तो बच्चा अभी सही से चलना नहीं जानता तो पेरेंट्स उस पर इम्पोज करते हैं कि डॉक्टर बनेगा। अब वो सारी उम्र जब उसकी ग्रूमिंग होती है वो सोचता रहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, वो बनना वो शायद आर्टिस्ट चाहता है, फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर उसके बैक ऑफ द माइंड ये बैठ जाता है कि वो तो उसने तो डॉक्टर बनना है। तो एक जंग जारी रहती है, फिर जब उसको समझ आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट, आपने इस पर हम कोशिश करते हैं कि अलग से एक पूरा प्रोग्राम करें और एजुकेशन सिस्टम पर ये कितना इंपॉर्टेंट है। आखिर में वक्त कम रह गया, मैं डॉक्टर फवाद इकबाल साहब, आप क्या सजेस्ट करेंगे, आखिर में क्या तजावीज़ देंगे आम लोगों को कि वो लोग जो इस बीमारी में मुब्तला नहीं हुए वो इससे बचने के लिए क्या हैबिट्स अपनाएं, क्या चीज़ें करें? देखिए, इसमें बहुत सिंपल जो मेरी जो है एडवाइस होगी वो यही होगी कि हमारा जो देखें एक दिन का एक तवाज़ुन में रहना, इक्विलिब्रियम में हमारे दिन का गुजारना, हमारा वक्त एक रिसोर्स है। 24 घंटे अगर अल्लाह ने हमें दिए हैं तो इसको आप किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो पहले तो आप इसके 3 पार्ट्स बनाएं। 8 आवर्स फॉर स्लीप, ठीक है, 8 आवर्स फॉर वर्क, और आपका इसी तरह 8 आवर्स जो है आपका सोशलाइजेशन, फैमिली टाइम, इबादत और ये सारी चीजें। इस अगर क्रिटिकल बैलेंस को आप मेंटेन कर रहे हैं तो आपकी डाइट, आपकी स्लीप, आपकी थॉट्स, हर चीज रेगुलेट होगी। देखें, अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है, हमारी बॉडी का जो सिस्टम बनाया है, इसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो रात के औकात में होते हैं जब आप रेस्टिंग स्टेट में होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो आप दिन में जब आप काम कर रहे हैं और एक्टिवली आप जो है उसको मैनेज कर रहे हैं तो उस वक्त हो रहे होते हैं। इस इक्विलिब्रियम को वापस लाना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अपने टाइम मैनेजमेंट नंबर 1, इट कम्स ऑन टॉप। सेकंड थिंग इज योर सिलेक्शन ऑफ योर डाइट। हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इवन यहाँ पे कनाडा में भी बहुत सारे घरों में ये ट्रेंड है कि लेट नाइट मील्स, नो, 6:30 is your must be your meal time for the evening। इसी तरह से आपकी इबादत, और इसी तरह से जो सबसे बड़ी बात है ना, वो बात तारिक साहब ने भी की। देखें, फैमिली डिस्कशंस हम बहुत लैक करने लगे हैं। 4 लोग एक ही फैमिली के एक साथ बैठे हुए हैं और वो अपनी पे होते हैं।
अपनी अपनी स्क्रीन पे होते हैं, बट दे डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो होता क्या है कि हमारे जो मेंटोर्स हैं वो डिजिटल मेंटोर्स हैं। बच्चे का मेंटोर घर से बाहर बैठा हुआ है, वो उसको स्क्रीन से वो इंस्पिरेशन ले रहा है। आप जो है आप अपना कंटेंट देख रहे हैं। फैमिली टाइम पे इन्वेस्ट करना, बात करना, बच्चों को try to give them platform so that they can ventilate if they are feeling some, if they are frustrated with anything. So we should provide them a platform so that they can express कि भाई ये मेरी वरीज है, ये मेरी चीजें हैं। और जब कनेक्टिविटी पे हम काम करेंगे, हर फैमिली मिलके हर यूनिट काम करेगा, तो क्यूमुलेटिवली सोसाइटी आपकी जो है वो बेहतर। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फवाद इकबाल साहब, ज़ीनब फातिमा और तारिक गौरी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आप बहुत शुक्रिया। बड़ी हेल्दी डिस्कशन हुई है मेंटल इलनेस के हवाले से। वो लोग जो इसमें मुब्तला हो गए हैं वो कैसे निकलें, और जो जिनके इसमें मुब्तला होने का खदशा है सोसाइटी में रहते हुए उन्हें क्या करना चाहिए। तो इस पर हमने बहुत हेल्दी एक डिबेट की है, डिस्कशन हुई है। मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।